हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से। कल हमने पोश एक्ट की हिस्ट्री कवर की थी, तो आज हम इसके जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एचआर और कंपनी से रिलेटेड है वो कवर करेंगे। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था हिस्ट्री ऑफ पोश एक्ट, जो कि भंवरी देवी से जुड़ा हुआ था। विशाखा गाइडलाइंस हमने लर्न की। आज हम इस एक्ट के कुछ सेक्शंस कवर करेंगे, वही सेक्शन जो हमारे एचआर और ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, इसको किस नाम से जाना जाएगा और ये कहाँ पर लागू होता है। तो इस एक्ट जो है, इस एक्ट के अंदर सेक्शन 1 क्या कहता है, इसे किस नाम से जाना जाएगा? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। तो इसका ये नाम है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013, और ये लागू होगा पूरे कंप्लीट इंडिया पे, भारत देश पे लागू होगा, ये हर राज्य में लागू है। तो इसके बाद हम कवर करते हैं प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल का क्या मतलब है। चलिए, मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल इन द पोश एक्ट 2013। सो सबसे पहले प्रिवेंशन का मतलब है रोकथाम, कि इसकी हम रोकथाम करेंगे। पहले से ही हम क्या है पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ट्रेनिंग सेशन लगवाएंगे, पॉश नोटिस हम डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले बोर्ड पर, ताकि ये घटना हो ही ना। दूसरा, कंप्लीटली इसको हम प्रतिषेध करेंगे, निषेध करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कि कोई भी घटना है तो किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिनरी रूल्स और रिटन वार्निंग दैट मिसकंडक्ट इज पनिशेबल, कि जो मिसकंडक्ट है वो पनिशेबल है, किसी भी प्रकार की उसमें रियायत नहीं बरती जाएगी। और तीसरा आता है रेड्रेसल, निवारण, समाधान। तो इसका मतलब क्या है, कोई घटना हो भी जाती है तो उसका हम कैसे निवारण करेंगे। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वो इस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक मैं आपको बड़े काम की बात बताना चाहूँगा, जो इंटरनल कमेटी है उसके पास कोर्ट जैसी पावर्स होती हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। इंटरनल कमेटी सेक्शन 4 के अंदर आएगा ये। रिकमेंडेशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, क्या क्या रिकमेंडेशंस रहेंगी, क्या हम उसके लिए जो भी है कुछ कंपनसेटरी कुछ दे सकते हैं, क्या कंपनसेशन हम देंगे, यदि अप्रोप्रिएट है तो। डिसिप्लिनरी एक्शन, एक्यूज पर्सन के खिलाफ क्या हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। तो ये आ गया कंप्लीट इसका प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, विमेन की डेफिनेशंस है, एम्प्लॉयर की डेफिनेशंस है, विमेन कौन हो सकती है, जो हमारे घर पे मेड भी है वो भी इस एक्ट के अंदर कवर होती है। तो अग्रीव्ड वुमेन का मतलब है पीड़ित महिला, ऐसी महिला जिसके साथ सेक्सुअल उत्पीड़न हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उसे हम अग्रीव्ड वुमेन कहते हैं। कार्यस्थल क्या है, वर्क प्लेस किस किस में आएगा। तो कार्यस्थल के संदर्भ में कि कौन सी महिला पे ये एक्ट लागू होता है, किसी भी उम्र की महिला हो, वह कर्मचारी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे हमारी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है या इंटर्न है, कुछ 7-8 दिनों के लिए ट्रेनिंग पे आई है, वो भी अग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन में आएगी। नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए आई महिला भी अग्रीव्ड वुमेन में आएगी। हमारे कस्टमर भी हो सकती है, क्लाइंट भी हो सकती है और विजिटर भी हो सकती है। जैसे किसी कंपनी में मान लो जिम है, जिम के अंदर भी ये लागू होता है, क्योंकि जिम में जो भी महिलाएं जाती हैं वो उनके क्लाइंट हैं या कस्टमर हैं, तो ये यहाँ भी लागू होगा। ये हमने सेक्शन 2 का पार्ट ए कवर किया है और उसका पार्ट 1 हमने कवर किया है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 2, घर या घरेलू कार्यस्थल। किसी घर में काम करने वाली महिला भी इस एक्ट के अंदर आती है, जैसे मेड, कुक, आया या घरेलू कोई भी सहायक है, उसे भी अग्रीव्ड वुमेन माना जाएगा। अब सेक्शन 2 में पार्ट बी करते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का सरल हिंदी में अर्थ मतलब क्या है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार, की कौन सी सरकार इसके ऊपर रहेगी जो इसको कंट्रोल करेगी। यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में से, जैसे रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, प्रोविडेंट फंड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, या हमारी कोई कंपनी है वो स्टेट के अंडर आती है, तो इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट।
आगे पार्ट सी करते हैं, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन एक ऐसी महिला है जो लोकल कंप्लेंट कमेटी कहाँ लागू होती है? जहाँ आईसीसी लागू नहीं होती। ऐसी कंपनी जिसमें 10 से कम कर्मचारी हैं उस पर ये लोकल कंप्लेंट कमेटी कार्य करती है। जब किसी संस्था में, देखो ये बता रहे हैं, किसी संस्था में इंटरनल कमेटी नहीं है या शिकायत घरेलू कामगार की है तो वो कंप्लेंट जाएगी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20, 50, 100 आदमी हैं तो वो कंप्लेंट जाएगी इंटरनल कमेटी में। ये यहाँ पर मेंशन कर ही दिया इन्होंने। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वह अधिकारी होता है जिसे जिला स्तर पर पोस्ट एक्ट लागू कराने के लिए नियुक्त किया जाता है। डीएम भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, कलेक्टर भी हो सकता है। उनकी जिम्मेदारियां हैं लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना, शिकायतों की निगरानी, पोस्ट एक्ट का सुनिश्चित पालन करना। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 2 में, डोमेस्टिक वर्कर। ऐसी महिला जो किसी घर में घरेलू कार्य करने के लिए हम रखते हैं, मेड वगैरह रखते हैं, तो वो भी पोस्ट के अंडर आती है। रोजगार का प्रकार कौन सा हो सकता है? उसकी एम्प्लॉयमेंट कैसी हो सकती है? पार्ट टाइम हो सकती है, फुल टाइम हो सकती है, टेम्परेरी या परमानेंट भी हो सकती है, या किसी एजेंसी के माध्यम से आई हो, कंसल्टेंट के माध्यम से आई हो, उसको भी हम कवर करेंगे। हाँ जी, शामिल कौन नहीं है इसमें एम्प्लॉयर के परिवार का सदस्य शामिल नहीं है। जैसे घर में खाना बनाने वाली महिला घरेलू कामगार है तो उनका परिवार का सदस्य नहीं होगा एम्प्लॉयर का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेक्शन 2 पार्ट एफ, सब सेक्शन एफ है। एम्प्लॉय कौन है? कार्यस्थल पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है, चाहे उसका रोजगार परमानेंट है, टेम्परेरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कंप्लीट ये रहेंगे जैसे परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्परेरी एम्प्लॉय, डेली वेज वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर ट्रेनी। सो सभी प्रकार के एम्प्लॉयज़ इसमें शामिल है। यदि उनको वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जैसे इंटर्न को हम क्या है वैसे रख लेते हैं ट्रेनिंग पे, पर हमें उनको क्या है कई बार वेतन नहीं देते, तो भी वो उसके अंदर एम्प्लॉय की श्रेणी में आएगी। चलिए पार्ट जी, एम्प्लॉयर कौन है? जो जिसके तहत हम काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, उनका जो सीनियर एमडी उसे कहा जाता है। जो व्यक्ति संस्था के प्रमुख हो, कर्मचारी के लिए जिम्मेदार हो, उसे एम्प्लॉयर कहा जाएगा। विभाग का हेड हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, स्कूल में प्रिंसिपल, अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट, कंपनी में सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या एचआर हेड एम्प्लॉयर हो सकते हैं। उनको पार्टी बनाया जा सकता है। तो एक ये थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। चेयरपर्सन लोकल कंप्लेंट कमेटी के अध्यक्ष है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिला स्तर पर पोस्ट एक्ट लागू कराने वाला अधिकारी। डोमेस्टिक वर्कर घर में काम करने वाली वेतनभोगी महिला। एम्प्लॉय किसी भी प्रकार से काम करने वाला व्यक्ति। और एम्प्लॉयर संस्था का जिम्मेदार प्रमुख। ये हमारी समरी हमने एक बार कर ली सेक्शन 2 की, जो भी हमने की थी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 को लेकर। इंटरनल कमेटी क्या है? यह एक ऐसी कमेटी है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जिसमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी हों, उसे इंटरनल कमेटी कहा जाएगा। इनका कार्य क्या है? यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करना, जांच करना, रिपोर्ट और सिफारिश देना। किसी कंपनी की पोस्ट कमेटी को ही इंटरनल कमेटी कहा जाता है। लोकल कमेटी मैंने बताया था, एलसी, जिसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से कम लोग हैं तो वहाँ वो कंप्लेंट कहाँ जाएगी? लोकल कमेटी में जाएगी। संगठन में इंटरनल कमेटी नहीं है। शिकायत एम्प्लॉयर के खिलाफ है, घरेलू कामगार शिकायत करना चाहती है तो वो एलसी के पास जाएगी। चलिए आगे चलते हैं सेक्शन 2 में। फिर सेक्शन 2 पार्ट जे, सब सेक्शन जे है इसका। मेंबर कौन है? इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी का कोई भी सदस्य मेंबर कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर, मेंबर्स, एक्सटर्नल मेंबर्स। इसमें एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है, 2 मेंबर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल मेंबर होता है। एक्सटर्नल मेंबर कोई एनजीओ का मेंबर हो सकता है या कोई एडवोकेट हो सकता है या जिसको लीगल नॉलेज हो वो हो सकता है। प्रिस्क्राइब्ड क्या है? इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी नियम हैं निर्धारित किए गए हैं उन्हें प्रिस्क्राइब्ड कहा जाता है। शिकायत का फॉर्मेट जैसे रूल्स में निर्धारित है, ये मैं आपको बताऊंगा। शिकायत का फॉर्मेट कैसा है, सम्मन कैसे भेज सकते हैं, सारे आगे इस वीडियो के एंड में हम करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? अध्यक्ष जो है। इंटरनल कमेटी की प्रमुख महिला सदस्य को प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। देखो किसी भी कंपनी में वरिष्ठ महिला हो, जैसे सीनियर एचआर हेड है, कोई फीमेल मेंबर है, उसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना सकते हैं, जो कि समिति को लीड करती है, सुनवाई करती है, रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर होते हैं, उसके साइन होते हैं। फिर चलते हैं, चलो सेक्शन 2 थोड़ा सा लंबा है,
इसके काफ़ी आगे पार्ट आएंगे, एन तक पार्ट हैं इसके। सेक्शन 2 सब सेक्शन एम क्या कहता है? रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन है? प्रतिवादी। एक होता है कंप्लेनेंट, एक होता है रिस्पोंडेंट। कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट दर्ज करवाता है, रिस्पोंडेंट जो एक्यूज्ड है या जो जवाब देगा उस कंप्लेंट का। उदाहरण, यदि किसी महिला ने अपने मैनेजर के खिलाफ शिकायत की है तो वह मैनेजर जो है रिस्पोंडेंट होगा। उसके बाद पार्ट एन करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेक्सुअल हरासमेंट का अर्थ है कोई भी अवांछित अनवेलकम यौन व्यवहार। इसमें शामिल है जैसे किसी को टच करना, बैड टच आ जाता है इसमें, पकड़ना, शारीरिक निकटता बढ़ाने की कोशिश करना। दूसरा है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। इसके अंदर एक टर्म है, लैटिन टर्म, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या है कि ये एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन वर्ड है, वहाँ से आया हुआ है, जिसका मतलब है समथिंग फॉर समथिंग। इट मीन्स दिस फॉर दैट, किसी चीज़ के बदले किसी चीज़। तो इसमें ये पॉश में कैसे इसको लिया गया है, जैसे मान लो कुछ डिमांड कर देना कि मान लो आप मेरे साथ खाने पे चलते हैं या कहीं और देखने, मूवी देखने चलते हैं, या मेरे साथ आप फ्रेंडशिप करते हैं तो मैं आपको वीकेंड से प्रमोशन दे दूंगा या आपका एरियर लग जाएगा, अप्रेजल लग जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्विड प्रो क्यू, किसी चीज़ के बदले दिस फॉर दैट और गिव एंड टेक। सो उसके बाद आता है पार्ट 3 सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स। किसी प्रकार की टिप्पणियाँ करना कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो या बढ़िया लग रहे हो, ऐसे कुछ। और ड्यूल मीनिंग यूज़ करना। फोर्थ पार्ट है शोइंग पोर्नोग्राफी, आपत्तिजनक वीडियो दिखाना। ये सेक्शन 2M पार्ट 4 में आ जाता है। उसके बाद यौन प्रकृति कोई भी अवांछित शारीरिक वर्बल नॉन वर्बल व्यवहार उसको किस में इंक्लूड करता है? कंप्लेंट में इंक्लूड करता है। जैसे घूरना, इशारेबाजी करना, आपत्तिजनक कोई व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज भेज दिए, अश्लील मैसेज भेज दिए, किसी प्रकार की कमेंटिंग कर दी, तो वो इसमें सेक्शन 2 के पार्ट N में आएगा। तो ये हमारा सेक्शन 2 था जो हमने अभी कवर किया है। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। इसकी इंटरनल कमेटी है कंपनी की पोश शिकायत समिति। वहाँ जो कंपनी की ICC जिसको कहते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, लोकल कंप्लेंट कमेटी जो है, लोकल कमेटी जो है जिसमें ICC फॉर्म नहीं हो पाती, मान लो किसी कंपनी में 8 मेंबर हैं तो वो लोकल कमेटी में जाएगा। मेंबर समिति का सदस्य है, प्रिस्क्राइब नियमों के अनुसार प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंटरनल कमेटी की प्रमुख महिला सदस्य है, जो सीनियर फीमेल एम्प्लॉय है उसको हम बनाते हैं। रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ शिकायत की गई जो रिप्लाई देता है। डिफेंड में जो केस लड़ता है दिस इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट। सेक्सुअल हरासमेंट अवांछित यौन व्यवहार। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 2 के और भी 2 एक्स्ट्रा ये दिए गए हैं इसमें। सरकारी संस्थान, सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, EPF डिपार्टमेंट, ESI डिपार्टमेंट, और कंपनी में कंपनियां, सोसाइटी, स्कूल आ जाएगा, अस्पताल, बैंक, हर कहीं ये लागू होता है। आगे फिर चलते हैं। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, खेल अकेडमी, जिम में भी ये लागू होता है। अब पार्ट 5 क्या कह रहा है? काम के सिलसिले विजिट प्लेसेस। कर्मचारी जहाँ भी नौकरी करने जाता है, मान लो इंटरव्यू देने आया है या क्लाइंट ऑफिस है, क्लाइंट विजिट पे गया है, कॉन्फ्रेंस पे गया है, एक महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी जाते हैं होटल में, वहाँ रुकते हैं, वहाँ ट्रैवलिंग के दौरान कुछ हो जाता है तो भी वो पोस्ट के अंडर आएगा। ट्रेनिंग सेंटर में, बिजनेस ट्रिप लोकेशन में भी ये प्लेसेस माने जाएंगे। कैब में जो एम्प्लॉयर ने कैब प्रोवाइड करवाई है, उस कैब में कोई ऐसी हरकत होती है तो उसके लिए भी ये मान्य हुआ। घरेलू कामगारों के लिए, जिस घर में कोई काम करती है, मेड है, उसके लिए भी मेड का जो नियोक्ता का घर है, एम्प्लॉयर का घर है, वो वहाँ लागू हुआ जी। चलिए अब हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसका मतलब है कि ऐसे छोटे व्यवसाय जिसको जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, प्रोप्राइटर भी कहते हैं, वहाँ भी ये लागू होगा। तो फिर एक बार रिकैप्चुलेशन कर देते हैं। एग्रीव्ड वुमेन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डोमेस्टिक वर्कर, एम्प्लॉयर एंड इंटरनल कमेटी। तो इंटरनल कमेटी 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं तो ICC, अदरवाइज LCC लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 क्या कहता है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। यौन उत्पीड़न की रोकथाम कैसे करेंगे? पहला, किसी महिला को किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए, ये सेक्शन 3 कहता है।
एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो एक सम्मानजनक और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। सेक्सुअल हरासमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। किन परिस्थितियों में सेक्सुअल हरासमेंट माना जाता है? चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया, मैंने अभी आपको बताया था, क्विड प्रो क्यू, गिव एंड टेक, दिस एंड दिस। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का वादा, किसी प्रकार का प्रमोशन के साथ कोई भी प्रोमिस करना और उसके एवज में किसी प्रकार की सेक्सुअल फेवर लेना भी इसके कानून के तहत आता है। उसके बाद डिटरमेंटल। डिटरमेंटल का मतलब है कि एक प्रकार की धमकी देना या ब्लैकमेलिंग टाइप भी हम कह सकते हैं कि ये मेरी बात नहीं मानी तो आपका अप्रेजल मैं नहीं दूंगा या आपका ट्रांसफर करवा दूंगा। ये इसके सेक्शन 3 के अंदर आता है। चलिए सेक्शन 3 पार्ट 3, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को नौकरी बचानी तो सहयोग करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल बना जिसमें महिला असहज, भयभीत या अपमानित महसूस करे। लगातार अश्लील टिप्पणियां करना, आपत्तिजनक संदेश भेजना, सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना, दिस इज कॉल्ड हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट अफेक्टिंग हेल्थ और सेफ्टी, ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना, मानसिक तनाव, चिंता, डर, तो उसके लिए क्या आएगा? सेक्शन 3 में ये पार्ट 5 को हम कंसीडर करेंगे। चलिए एक थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं, रिकैप्चुलेशन। तो सेक्सुअल हरेसमेंट कहाँ होगा? जैसे प्रमोशन के बदले निजी संबंध की मांग, इनकार पर खराब रेटिंग की धमकी, लगातार अश्लील टिप्पणियां, डराने वाला कार्यस्थल माहौल बनाना, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला व्यवहार बनाना। चलिए सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या हमें समझाता है? सेक्शन 4 समझाता है कि आईसीसी आपने जरूर बनानी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या इंटरनल कमेटी हम कह सकते हैं। सेक्शन 4 में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इंटरनल कमेटी बनाना बहुत ही अनिवार्य है। जिस संगठन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ इंटरनल कमेटी बनाना बहुत ही जरूरी है। मल्टीपल ऑफिस, यदि कंपनी कोई ज़्यादा ऑफिस हैं, जैसे एक दिल्ली में, एक गुड़गांव में, एक बेंगलोर में, तो अलग अलग भी बनाई जा सकती हैं, या एक बनाई जा सकती हैं, अलग अलग भी बनाई जा सकती हैं। सेक्शन 4, ये ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुल सदस्य कितने? आमतौर पर न्यूनतम सदस्य 4 होते हैं। महिलाओं की जो संख्या वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उपलब्ध न होने पर, यदि वरिष्ठ महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, मान लो किसी ऑफिस में वरिष्ठ महिला कर्मचारी नहीं है, तो किसी और एम्प्लॉय को बनाया जा सकता है, या उसी एम्प्लॉयर की किसी और ब्रांच में से, मान लो दिल्ली में कोई सीनियर फीमेल एम्प्लॉय नहीं है, तो हम बेंगलोर से भी, जो हमारा बेंगलोर में ऑफिस है वहाँ कोई सीनियर है, वहाँ हम बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका कार्यकाल कितना होगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर सभी मेंबर का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष बाद हमें चेंज करने पड़ेंगे ये। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 4 सब सेक्शन 4, एक्सटर्नल मेंबर का भुगतान। एक्सटर्नल मेंबर को बैठक, जो भी कोई मीटिंग होगी, जैसे मान लो हमने एक्सटर्नल मेंबर बना रखा है, एनजीओ का कोई बंदा है, एडवोकेट है, तो उसकी फीस एम्प्लॉयर द्वारा दी जाएगी। चलिए सेक्शन 4 में हम देखते हैं, यदि कोई मेंबर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कोई इसकी जो सारी प्रोसीडिंग्स रहती हैं, समनिंग रहती है, कंप्लेंट रहती है, वो सीक्रेटली रहती है, गोपनीयता रहती है, इसमें कॉन्फिडेंशियल रहता है। ऐसा नहीं कि वो ऑफिस के अंदर बता दे कि फलां व्यक्ति ने, फलां मैडम, फलां फीमेल कैंडिडेट ने किसी मैनेजर के खिलाफ कंप्लेंट की है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल सारी चीज़ें रहेंगी। देखो, ऐसा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसा ना हो जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहरा है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चल रही हो, कोई केस चल रहा हो, तो वो नहीं बन सकता। किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन में उसे दोषी पाया गया हो, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया गया हो, तो उसे हम हटा सकते हैं। सेक्शन 4/5। तो नई नियुक्ति करके खाली पद भरा जाएगा, जो खाली रह जाएगा पोस्ट, उसको किसी न किसी तरीके से हमें भरना पड़ेगा। चलिए जी आगे चलते हैं। सेक्शन 9 कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। शिकायत कौन कर सकता है? एग्रीड वुमेन कर सकती है, पीड़ित महिला जो है वो कर सकती है, आईसी में कर सकती है और लोकल। और इसकी टाइम कितना? 3 महीने के भीतर इसको करना पड़ेगा। यदि कई घटनाएं हुई हैं तो अंतिम घटना की तारीख से 3 महीने तक। समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है, कॉन्डोलेंस ऑफ डिले जिसे कहा जाता है, तो हम कॉन्डोलेंस भी कर सकते हैं। डिले के बाद भी 3 महीने और बढ़ाए जा सकते हैं।
तो मैक्सिमम 6 महीने। तो लिखित रूप में शिकायत होनी चाहिए। यदि महिला स्वयं लिखित शिकायत नहीं दे सकती तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दे सकता है, आईसी मेंबर, चेयरपर्सन और एलसी मेंबर भी उसकी मदद करेंगे। सेक्शन 9 एंड 10, सेक्शन 9 का पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमेटी, शारीरिक अक्षमता। देखिए, महिला स्वयं शिकायत न कर सके तो किन परिस्थितियों में वो शिकायत नहीं कर सकती। शारीरिक अक्षमता हो, कोई मानसिक अक्षमता है, ठीक है, और कोई अन्य उचित कारण से यदि वो शिकायत नहीं कर पाती है तो उसके लीगल हायर जो उसकी कानूनी उत्तराधिकारी हैं वो भी कर सकते हैं। सेक्शन 10 आता है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन में क्या है कि मीडिएशन में भी हम इसको सुलझा सकते हैं। इंक्वायरी शुरू होने से पहले यदि पीड़ित महिला स्वयं चाहती है तो आईसी दोनों के पक्ष समझौता करके प्रयास किया जा सकता है। कॉन्सिलिएशन सिर्फ लेडी के रिक्वेस्ट पे ही की जाएगी, ना कि मेल पर्सन के, मेल एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट पे की जाएगी। मॉनेटरी सेटलमेंट मान्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लो जी 50,000 रुपये ले लो और मामला खत्म कर दो, तो वो मान्य नहीं होगा। चलिए जी, सेक्शन 9 एंड 10। देखो, सेटलमेंट होने पर क्या है, समझौते को लिखित रूप में दर्ज करेगी। ओके, एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजा जाएगा। ये जो समझौता हुआ है, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर हमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सेटलमेंट के बाद इंक्वायरी नहीं होगी। यदि समझौता हो जाता है तो सेक्शन 11 के तहत आगे इसकी जांच नहीं की जाएगी। हाँ, इसमें सेटलमेंट कैसे होगी? यदि मान लो फीमेल महिला कहती है कि वो जो एक्यूज्ड है वो मुझे लिख के दी कि आगे से ऐसा व्यवहार नहीं होगा, तो समझौता करवाया जा सकता है। इसके बाद जांच बंद हो जाएगी। सेक्शन 11 चलते हैं जी। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, शिकायत की जांच कैसे होगी? सेक्शन 11 जो है वो बताएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत मिलने के बाद इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जांच कैसे करेगी कि इंक्वायरी कब शुरू हुई, यदि कॉन्सिलिएशन हुआ नहीं हुआ या समझौतों का कोशिश की गई, से सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगी सेक्शन 11 में। जांच कौन करेगा? कंपनी का मामला तो इंटरनल कमेटी, अदरवाइज लोकल कमेटी करेगी। देखो, यदि रिस्पोंडेंट जो है कर्मचारी है तो कंपनी के सर्विस रूल के अनुसार जांच होगी। यदि सर्विस रूल नहीं है तो पोस्ट रूल्स के अनुसार जांच होगी। डोमेस्टिक वर्कर मामले में क्या रहेगा? यदि घरेलू कामगार की शिकायत में प्रीमा फेसी मामला बनता है तो लोकल कमेटी शिकायत को भेजा जाएगा। प्रीमा फेसी क्या होता है? प्रथम दृष्टया कि वो उस शक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्यूज्ड क्या वास्तव में ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, दिस इज कॉल्ड प्रीमा फेसी। उसके बाद शिकायत को 7 दिनों के भीतर पुलिस को भेजेगी वो। चलिए आगे चलते हैं। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, सेक्शन 11। दोनों पक्ष को अवसर है कि वो दोनों पक्ष अपनी जांच रख सकते हैं। दोनों पक्ष को जांच रिपोर्ट की प्रति दी जाएगी, उसकी फोटोकॉपी दी जाएगी, जो भी जांच की है। दोनों अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। हाँ जी, मैंने बताया था एक बार पहले भी कि इंटरनल कमेटी है, उसके पास सिविल कोड जैसी शक्तियां होती हैं। वो किसी को सम्मन भेज सकती है। सम्मन का मैं आपको प्रारूप दिखाऊंगा आगे इस वीडियो के अंदर। डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, ईमेल, चैट, रिकॉर्ड सब कुछ मांग सकते हैं। अन्य रूल्स में दी गई अतिरिक्त शक्तियां मैं आपको बताऊंगा। जांच की समय सीमा 90 दिनों के भीतर पूरी करनी अनिवार्य है, यानी कि 90 डेज के अंदर सारी उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। सेक्शन 11 क्या है? इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। वही एक महिला अपने मैनेजर पर अनुचित संदेश भेजने की शिकायत करती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये। तो इंटरनल कमेटी शिकायत पहले एक्सेप्ट करेगी, फिर रिस्पोंडेंट से जवाब मांगेगी, व्हाट्सएप, ईमेल, विटनेस स्टेटमेंट लेती है। दोनों पक्षों की सुनवाई होगी और 90 दिनों के भीतर 90 दिनों के अंदर जांच कंप्लीट करनी होगी। ये स्टेप लिखे हुए हैं। कंप्लेंट फाइलिंग, देन इंक्वायरी कंप्लीशन, रिपोर्ट सबमिशन, सेक्शन 13, एम्प्लॉयर एक्शन सेक्शन 13 में मेंशन है। ये रिकैपिटुलेशन एक बार कर लेते हैं। इंक्वायरी बाय आईसी, एलसी, सर्विस रूल एप्लीकेबल, डोमेस्टिक वर्कर केस, सिविल कोर्ट पावर्स, कंप्लीशन टाइम। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। देखिए, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, जांच के दौरान क्या इंटरिम रिलीफ क्या दे सकते हैं? इंटरिम का मतलब होता है पहले, प्री
पहले सेक्शन 12 के तहत जांच चलने के दौरान पीड़ित महिला की सुरक्षा और सुविधा के लिए अस्थायी राहत दी जा सकती है। जैसे पीड़ित महिला को हम लीव्स पे भेज सकते हैं, अर्नड लीव पे, उसकी पेमेंट एम्प्लॉयर ही देगा। आईसी में लोकल कमेटी को निम्न सिफारिश कर सकती है। पीड़ित महिला रिस्पोंडेंट को किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर कर सकती है और जो अग्रीव्ड वुमेन है उसको 3 महीने का एक्स्ट्रा लीव्स दे सकती है। वर्क फ्रॉम होम दे सकती है, रिपोर्टिंग मैनेजर बदल सकती है, संपर्क सीमित कर सकता है, ड्यूटी भी बदली जा सकती है। नाइट शिफ्ट है तो डे शिफ्ट में किया जा सकता है। ये जो 3 महीने की छुट्टी जो है वो कैजुअल सिक लीव और अर्नड लीव से डिफरेंट होगी। लीव बैलेंस से नहीं काटा जाएगा और इसको कंप्लीट सैलरी दी जाएगी। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या है? आईसी की सिफारिशों को लागू करना। सेक्शन 12 हम आ गए हैं। सेक्शन 12 इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। लागू की करने की रिपोर्ट एलसीआईसी को भेजनी होगी। सेक्शन 13 जांच रिपोर्ट और अंतिम कार्रवाई। रिपोर्ट कब दी जाएगी? इंक्वायरी पूरी होने के 10 दिन के अंदर एलसी को रिपोर्ट एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देनी होगी। रिपोर्ट की प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी। आरोप सिद्ध न होने पर नो एक्शन रिक्वायर्ड की सिफारिश करेगी इंटरनल कमेटी। उसके बाद सेक्शन 13 आरोप सिद्ध होने पर एलसी या आईसी निम्न सिफारिश कर सकती है। वार्निंग, रिटन अपोलॉजी, सैलरी इंक्रीमेंट रोक देंगे, डिमोशन कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट भी किया जा सकता है उस कंपनी से। रिस्पोंडेंट के वेतन से राशि काटकर पीड़ित महिला या उसके लीगल हायर्स को भी, यानी कि जो एक्यूज्ड है उसकी सैलरी में से काट के वो उसका तो जुर्माना होगा उसके लिए और उसके लिए वो कंपनसेशन हो जाएगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है। एम्प्लॉयर की समय सीमा क्या है? एम्प्लॉयर को रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर कार्रवाई करनी होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? एक जांच में मालूम मैनेजर को दोषी पाया गया और इंटरनल कमेटी ने सिफारिश की लिखित माफी की या 2 इंक्रीमेंट उसका रोक दिए जाएंगे 2 साल तक, 1 लाख रुपए कंपनसेशन वहां से डिडक्ट करके उसको अग्रीव्ड वीमेन को दिया जाएगा या उसके लीगल हायर को दिया जाएगा। ये टाइमिंग लिखा हुआ है जी। कंप्लेंट फाइलिंग 90 डेज 3 महीने, इंक्वायरी कंप्लीशन 90 डेज, रिपोर्ट सबमिशन 10 डेज, एम्प्लॉयर एक्शन 60 डेज। अब आगे फिर चलते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट। तो अब तक हम ये कर रहे थे कि वो शिकायत कर दी जाएगी तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, एक्यूज्ड के अकाउंट से हम डिडक्ट करके अग्रीव्ड वीमेन को दे सकते हैं। बट सेक्शन 14 क्या कहता है कि पोश एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए कि केवल मान लो शिकायत ना सिद्ध होने से शिकायतकर्ता को दंड नहीं दिया जा सकता। मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट एक कंपनी में एक पर्सन ने किसी फीमेल महिला पर फप्तियां कसी या कमेंटबाजी की, बट उसका कोई पर्टिकुलर सबूत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो मैलिशियस कंप्लेंट थी, वो तो प्रूव नहीं कर पाई, बट कंप्लेंट उसकी सही थी, तभी वो आईसी के पास आई। देखो कब कार्रवाई हो सकती है? शिकायत जानबूझकर झूठी थी, शिकायत दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस थी, नकली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, मान लो कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, व्हाट्सएप की चैट में फोटोशॉप में एडिट करके लगा दिए, ये चीज़ें भी नहीं मान्य होंगी। शिकायतकर्ता को पता था कि आरोप गलत है फिर भी उसने लगा दिए। और कब कार्रवाई नहीं होगी? मान लो महिला जो है वो सबूत कर ही नहीं पाई, सबूत नहीं दे पाई, आरोप सिद्ध नहीं है उसके, तो जरूरी नहीं है कि उसको हम इस आधार पर दंड दिया जा सकता है। कंप्लेंट नॉट प्रूव, ये जरूरी नहीं है कि वो फॉल्स कंप्लेंट थी। कंप्लेंट नॉट प्रूव इज नॉट इक्वल टू फॉल्स कंप्लेंट, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। मैलिशियस इंटेंट सिद्ध होने के बाद क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं? सर्विस रूल के अनुसार वार्निंग, रिटन अपोलॉजी, डिसिप्लिनरी एक्शन और अदर एप्रोप्रिएट एक्शन हम ले सकते हैं, इंक्लूडिंग टर्मिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। झूठे गवाह या नकली दस्तावेज, यदि कोई गवाह झूठा बयान देता है, फोर्ज मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स देता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 14 पे आ जाइए। ये देखिए वही है, बस उसका टेबल हमने बनाया प्रैक्टिकल। शिकायत सिद्ध नहीं हुई, नो कार्रवाई नहीं होगी। जानबूझ झूठी शिकायत है तो इन सभी में कार्रवाई होगी। सेक्शन 15 चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन क्या है?
सेक्शन 15 बताता है कि इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी यह कैसे तय करेगी कि पीड़ित महिला को कितना कंपनसेशन दिया जाना है। इसके 5 आधार हैं। मानसिक पीड़ा, क्या डिप्रेशन उसको हुआ, तनाव, चिंता, मान, एंजाइटी, डिप्रेशन या स्लीप डिस्टर्बेंस हुआ हो, तो उतने दिनों के अकॉर्डिंग भी हम उसको पेमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 महीने की उसको हम लीव दे सकते हैं, कंपनसेटरी लीव दी जा सकती है। और आगे बी पार्ट देखते हैं कि क्या नुकसान हुआ उसको, लेडीज़ को, जिसकी वजह से ये हुआ। घटना के कारण करियर को नुकसान हो गया, प्रमोशन छूट गया, नौकरी छोड़नी पड़ी, ट्रांसफ़र लेना पड़ा, ये सारी चीज़, मेडिकल, डॉक्टर की फीस, काउंसलिंग, तो ये सारी चीज़ें हम इनमें इंक्लूड कर सकते हैं कि मासिक वेतन, वित्तीय क्षमता, क्या नुकसान हुआ है, वी कैन कंसीडर दैट। 15 चलिए चलते हैं आगे। लमसम और इंस्टॉलमेंट, जैसे मान लो 2 लाख देने हैं तो 50,000 की 4 किस्तें बना दी, या 2 लाख रुपए एक लमसम हम दे सकते हैं। ये देखिए, ये सारा हमने टेबल बनाया इसमें सेक्शन 15 में। सेक्शन 16 क्या कहता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कर्मचारी को हमने बता दिया कि उस महिला ने उस मैनेजर या किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ, ये किसी को भी नहीं बताया जाएगा। कोई भी कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट, एग्रीव्ड वुमेन का नेम, पता, पहचान, कोई कुछ नहीं बताया जाएगा। रिस्पोंडेंट का नाम, पहचान, गवाहों के कंसिलेशन की जानकारी, जितनी भी प्रकार की हम प्रोसीडिंग्स करेंगे इंटरनल कमेटी के तहत, वो सारी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, किसी को भी आगे नहीं बताया जाएगा। जानकारी किसे नहीं दी जा सकती, प्रेस को, मीडिया को, पब्लिक या सोशल मीडिया को हम नहीं दे सकते। अब जैसे क्या है, सेक्शन 16 क्या कहता है, सपोज दैट मान लो किसी ने RTI लगा दी कि मुझे इसकी सारी डिटेल दी जाए, तो भी RTI एक्ट 2005 को ये नलीफाई करता है। वहाँ भी हम किसी प्रकार की जानकारी शेयर नहीं कर सकते। साझा क्या किया जा सकता है, न्याय के बारे में सामान्य जानकारी साझा की जाए, बशर्ते नाम न बताया जाए, पता न बताया जाए कि ये केस आया था, ये हमने सॉल्व कर दिया। ऐसी कोई जानकारी न दी जाए जिससे व्यक्ति की पहचान उसके, उदाहरण एक कर्मचारी की शिकायत सही पाई गई और उचित कार्रवाई की गई, बस इतना ही बता। ये टेबल देखिए सेक्शन 16 का, कंप्लेंट कंटेंट नहीं कुछ नहीं दिया। अनोनिमस आउटकम समरी दे सकते हैं, अनोनिमस दे सकते हैं। सेक्शन 17 क्या कहता है, पेनल्टी फॉर ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी। कोई IC का मेंबर, IC का सदस्य जो कोई बता दे, किसी और को सार्वजनिक करता है, तो किया जा सकता है। उसकी इंक्वायरी, प्रोसीडिंग, रिकमेंडेशन, एक्शन लिया जा सकता है कंपनी के अकॉर्डिंग। ये देखिए, वार्निंग, रिटन अपोलॉजी, एडवर्स रिमार्क, सस्पेंशन, टर्मिनेशन किया जा सकता है। सेक्शन 18 जो है, अग्रीड वुमेन यदि मान लो कार्रवाई से खुश नहीं है तो वो आगे अपील में जा सकती है। सेक्शन 18 ये कहता है अपील का अधिकार है। किन मामलों में अपील की जा सकती है, सेक्शन 13(2) में, जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ और नो एक्शन रिक्वायर्ड की सिफारिश की गई तो वो उसके अपील में जा सकती है। अनुशासनात्मक जो कार्रवाई हुई, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, कंपनसेशन दिया गया, इन सभी के अगेंस्ट वो अपील में जा सकती है। सर्विस रूल में जो बताए गए हैं या कोर्ट ट्रिब्यूनल के समक्ष वो रख सकती है। अपील आपको 90 डेज के भीतर करनी पड़ेगी। अपील संभव कहाँ कब होगी, कंप्लेंट डिसमिस कर दी, रिस्पोंडेंट को क्या है गिल्टी फाउंड किया गया, कंपनसेशन ऑर्डर दिया गया, फॉल्स कंप्लेंट एक्शन था, तो इस सभी कारणों में वो अपील में जा सकती है। सेक्शन 19 चलते हैं। इसमें क्या है, सेक्शन 19 में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देगा वो, क्लाइंट, वेंडर्स, विजिटर्स आदि से भी सुरक्षा हो, एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी बनाएगा वो, सिक्योर ऑफिस प्रेमिसेस होगा, विजिटर कंट्रोल्स होगा, और यदि मान लो महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं तो महिलाओं के लिए महिला गार्ड भी नियुक्त करके देगा। पोस्ट नोटिस जो है डिस्प्ले करेगा डिस्प्ले बोर्ड पर, ठीक है, HR पोर्टल पे डालेगा, एम्प्लॉय हैंडबुक में डालेगा, नोटिस बोर्ड पे डालेगा। हाँ जी, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो आप में से कुछ एक के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एक साल में कम से कम एक ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, या ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हम कंडक्ट करवा सकते हैं, उनको ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी दिखा सकते हैं पोस्ट के। जांच के लिए आवश्यक मीटिंग रूम, डॉक्यूमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो भी दी जाएगी। रिस्पोंडेंट और विटनेस की उपस्थिति सुनिश्चित करना, जैसे एम्प्लॉयर को रिस्पोंडेंट और विटनेस दोनों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायता करनी होगी। और ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर में क्या आ जाएगा, जो भी जानकारी मांगे वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, अटेंडेंस रिकॉर्ड, ईमेल, CCTV फुटेज, एक्सेस लॉग्स।
यदि महिला पुलिस शिकायत करना चाहती है तो एम्प्लॉयर उसे सहायता प्रदान करेगा। कोई भी महिला है वो कहती है कि मैंने तो पुलिस कंप्लेंट करनी है, तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयर जो है वो उसका कोऑपरेट करेगा, उसका साथ देगा। यदि मान लो आरोपी कर्मचारी नहीं है तो जैसे क्लाइंट वेंडर है तो आईपीसी या अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, इंडियन पिनल कोड आईपीसी। चलिए, तो ये थे सेक्शन 90s, सेफ वर्कप्लेस, पोस्टर डिस्प्ले, एनुअल ट्रेनिंग, इंटरनल कमेटी सपोर्ट, पुलिस असिस्टेंस, ट्रीट SHS, ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट एड मिसकंडक्ट, यस मैंडेटरी, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो चलिए एक बार हम रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं। सेक्शन 2 में क्या है, डेफिनेशंस हैं, अग्रीव्ड वुमेन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डोमेस्टिक वर्कर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी, मेंबर, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, परफॉर्मा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, रिस्पोंडेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्कप्लेस, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये सारा एक रिकैपिटुलेशन है। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, सेक्शन 3 में है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्शन 4 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमेटी। सेक्शन 4 जो है, हम कमेटी जो बनाते हैं 4 मेंबर इसके होंगे और 50% से ज़्यादा मेंबर जो हैं वो महिला होनी चाहिए। कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, रिटन कंप्लेंट विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। आगे चलते कॉन्सिलिएशन जो हमने बात की थी, नो मॉनेटरी सेटलमेंट, कॉपीज ऑफ बोथ पार्टीज, नो फर्दर इंक्वायरी आफ्टर सेटलमेंट। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट सेक्शन 11 और 12 जो कहता है सर्विस रूल में उसके अकॉर्डिंग 10 डेज के अंदर कार्रवाई करनी होती है और क्या उसको हम रिलीफ दे सकते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट, फॉल्स और मैलिशियस, सेक्शन 14 फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन, सेक्शन 16 जो है गोपनीयता रखी जाएगी सारी चीज़ों की। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल, कोई भी मेंबर किसी और को बात बता देता है कंप्लीट स्टोरी तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आ जाएगा। सेक्शन 18 में अपील कर सकती कोई महिला। सेक्शन 90 जो है ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर है। तो आज का ये हमारा जो सेक्शन, जो मैंडेटरी सेक्शंस थे आज हमने कवर किए हैं पोस्ट एक्ट के तहत। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो हम करेंगे कि पोस्ट रिटर्न आपको कैसे भरनी है। उसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी FAQs की, कौन कौन से क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।